जी, तो आज का न्यू टॉपिक है। वैसे तो डिजीज ऑफ फील्ड की ये व्हीट क्रॉप की डिजीज के बारे में अपने पढ़ रहे थे, बट न्यू डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। कौन सी डिजीज है? करनाल बंट। ठीक है, तो करनाल बंट जो डिजीज है, ये व्हीट की एक तरह से मतलब मेजर डिजीज तो नहीं है, मतलब इसमें से ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, छोटे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं इसमें से। तो वो आप देखेंगे अपनी कि है क्या करनाल बंट और किस तरह से इसका नुकसान पहुंचता है। ठीक है, इससे क्रॉप को किस तरह से कौन कौन से नुकसान पहुंचते हैं और किस तरह से ये हानि पहुंचाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने देखेंगे कि इसका कोजल ऑर्गेनिज्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और कंपटीशन एग्जाम्स में भी पूछा जाता है इसका कोजल ऑर्गेनिज्म कौन सा रहेगा, न्यूवोसिया इंडिका। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, प्लस आपके जो एमसीक्यूज है उसमें भी पूछेंगे, और जो आपके कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स रहते हैं उसमें भी पूछा जाता है कि करनाल बंट का कोजल ऑर्गेनिज्म क्या है, तो नियोवोसिया इंडिका। ठीक है, और नेक्स्ट आता है कि किसने रिपोर्ट किया था इस डिजीज ने, इस डिजीज को किसने खोजा था। ठीक है, तो मित्रा ने खोजा था 1931 में। और कहाँ खोजा था? करनाल के नाम से ही पता चल रहा कि करनाल हरियाणा है, सब जानते हैं। ठीक है, वहां पे इसको सबसे पहले डिस्कवर किया गया था, मित्रा ने डिस्कवर किया था, 1931 में किया था। और इसका कोजल ऑर्गेनिज्म क्या है? न्यूवोसिया इंडिका। तो ये जो मेन मेन इसका पोर्शन है वो ये समझ लो कि यही है, यहाँ से इसका मेन क्वेश्चन पुटअप होता है, 1 नंबर का पूछते हैं ज्यादातर। और सेकंड वन इसका क्वेश्चन बनता है कहाँ से? इसके सिम्टम्स में से। ठीक है, तो इसके सिम्टम पूछे जाते हैं कि किस तरह के इसमें सिम्टम दिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे तो इसमें भी जैसे मतलब अपनी स्मट में पढ़ा था। ठीक है, स्मट और बंट में थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है, लगभग उसका सेम ही है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आ जाता है। वो देखिए आप क्या होता है कि स्मट के अंदर क्या था कि सेम ये चीज अपने पढ़ी थी, जब तक मतलब फील्ड के अंदर जो कर्नेल्स है वो बाहर नहीं आती है, मतलब जब तक हेडिंग नहीं होती है, जो बाली नहीं बनती है, तब तक अपने डिजीज को पहचान नहीं पाते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से करनाल बंट में होता है कि जो मतलब जो डिजीज है उसको पहचान पाना मुश्किल होता है जब तक कि बाली नहीं आ जाए फील्ड के अंदर। ठीक है, बाली नहीं निकल जाती है, जब बाली निकलती है उसके बाद ही अपने फील्ड के अंदर डिजीज को पहचान पाते हैं। ठीक है, इसमें देखिए सिम्टम्स ऑफ कर्नालमेंट आर ऑफन डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश इन द फील्ड ड्यू टू द फैक्ट दैट इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्टेड कर्नेल ऑन ए गिवन हेड इज लो। ठीक है, और इसमें से ये भी डिफिकल्ट हो जाता है तो उसको फाइंड आउट करना, क्योंकि जो कर्नेल्स होती है, जो बाली होती है ना प्लांट की, ठीक है, तो उसमें जो मतलब इसका इंसिडेंस है, मतलब कितनी डिजीज आ रही है, ठीक है, कितने परसेंट तक लॉस कर रही है, तो वो थोड़ा लो होता है एज कम्पेयर टू स्मट। ठीक है, और स्मट और बंट में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो यहाँ पे देख लीजिए कि स्मट में क्या था। मैं जैसे ये कोई भी सीड है, ठीक है, तो स्मट में मैंने आपको बताया था कि ये पूरा जो सीड का जितना भी पार्ट है, ठीक है, ये सारा किसमें कन्वर्ट हो रहा था? ब्लैक कलर के पाउडर में कन्वर्ट हो रहा था, ये स्मट का था। और बंट के अंदर क्या होता है? होता उसी तरह से ही है, बट जैसे ये कोई भी सीड का पार्ट है तो इसका लगभग एक पोर्शन, मतलब आधा पार्ट सीड का पूरी तरह से जो स्पोर्स ब्लैक कलर के पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि फंगस के स्पोर रहते हैं। ठीक है, तो वो नष्ट कर देते हैं सीड के आधे पार्ट को। ठीक है, तो ये बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। और जो स्मट है उसके अंदर तो क्या था कि पूरी की पूरी, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो बाली है वो पूरी नष्ट हो जाएगी, पूरा उसका बाली में जितने भी दाने होते हैं उनका पाउडर बन जाएगा। और इसके अंदर क्या होता है कि बाली के अंदर ये पार्शियली आपको देखने को मिलता है, मतलब एक बाली है उसमें कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, मतलब यहाँ से एक दाना खराब हो गया, यहाँ से एक दाना खराब हो गया, यहाँ से एक दाना खराब हो गया, मतलब पूरी बाली नहीं सड़ती है, कहीं कहीं आपको उसका इन्फेक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये मेजर इसका डिफरेंस है स्मट और बंट के अंदर। नेक्स्ट देखिए, सिम्टम्स आर मोस्ट रेडियली डिटेक्टेड ऑन द सीड आफ्टर हार्वेस्ट। जब आप हार्वेस्टिंग हो जाती है तब आपको पहचान में आता है, तब आपको पता चलता है कि मतलब जो सीड है वो सड़ा हुआ है, क्योंकि इसका कहीं कहीं होगा तो आप अचानक से पहचान नहीं पाते हो कि डिजीज आई हुई है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि द ब्लैक सोरस कंटेनिंग डस्टी स्पोर इज एविडेंट ऑन द पार्ट ऑफ द सीड कॉमनली अकरिंग अलोंग द रूट्स। मतलब कि जो सीड का जो पार्ट होता है, मतलब आपको पता है कि जैसे व्हीट का सीड है, ठीक है, वो किस तरह से रहेगा? इस तरह से, मतलब बीच में उसके कांच सी होती है, खांचा सा बना हुआ होता है, और आसपास के मतलब दोनों पार्ट्स इस तरह से मिले हुए रहते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर क्या बोलना चाह रहा है कि उसका एक पार्ट जो है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है डिजीज की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि हेविली इन्फेक्टेड सीड इज फ्रेजाइल। मतलब फ्रेजाइल मतलब होता है
सॉफ्ट, बहुत ज्यादा जैसे सॉफ्ट होता है, कोमल होता है, उसको बोलते हैं फ्रेजाइल। कि जब ज्यादा इन्फेक्शन हो जाता है सीड के ऊपर, तो जो सीड है वो बिल्कुल फ्रेजाइल हो जाएगा, कोमल ऐसे नाजुक हो जाता है, ठीक है। इसका एग्जैक्ट मीनिंग देखें तो नाजुक होता है, तो बिल्कुल ऐसे नाजुक हो जाएगा। और उसको आप अगर थोड़ा सा भी अगर टच अगर उसको करते हैं, तो क्या होगा कि वो जो सीड है वो टूट जाता है, ऐसे खराब हो जाता है पूरी तरह से, ठीक है। वो सीड का पेरिका आप तो मतलब समझ रहे होगे, जो आउटर जो लेयर रहती है, ठीक है। तो सीड की जो आउटर लेयर है वो भी पूरी तरह से रप्चर हो जाती है, सड़ जाती है, ठीक है। रप्चर हो जाएगी मतलब कि टूट जाती है, ठीक है। तो ये एक इसका वो सिम्टम रहता है। नेक्स्ट इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से 1 नंबर का आपका क्वेश्चन बनता है कि जो इन्फेक्टेड फील्ड रहता है, मतलब जिसके अंदर ये डिजीज आ चुकी है, उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा कि एक फिशी स्मेल आती है, मतलब कि सड़ी मछली जैसी गंध आपको फील्ड में से आती है। आप अगर फील्ड में जाते हो तो आप पास से अगर गुजरोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे सड़ी एक मछली नहीं होती, उसमें किस तरह की ऐसे स्मेल आती है, सेम उसी तरह की फील्ड के अंदर से आपको स्मेल आएगी, ठीक है। और वो स्मेल आती किस वजह से, ट्राइमिथाइल अमीन की वजह से, ठीक है। जो कि फंगस है वो प्रोड्यूस करती है ट्राइमिथाइल अमीन, उसकी वजह से ये गंध आती है, वो सड़ी मछली जैसी गंध रहती है वो, ठीक है। इससे अपने को पता चलता है कि फील्ड के अंदर जो डिजीज है वो आई हुई है। और वहीं स्मट के अंदर कोई ऐसी गंध नहीं आती है फील्ड में से, ठीक है। तो ये भी इसका डिफरेंस है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, सीड दैट इज नॉट एक्सटेंसिवली इन्फेक्टेड मे जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस हेल्दी प्लांट। अगर मतलब कि सीड है वो अगर ज्यादा वो इन्फेक्टेड नहीं हुआ है तो वो आप उसको वो भी जर्मिनेट हो जाता है और हेल्दी प्लांट को बना देता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। क्योंकि मैंने आपको बताया कि सीड का कोई भी एक पोर्शन होता है, एक पार्ट होता है, वही इससे खराब होता है, ठीक है। पूरा सीड जो है वो खराब नहीं होता है। तो अगर आप सीड को अगर लगाते हो तो कभी कभी क्या होता है कि वो हेल्दी प्लांट भी प्रोड्यूस कर देता है, ऐसा नहीं है कि वो उससे डिजीज आगे फैलेगी, ठीक है। तो ये इसके हो गए मेन मेन सिम्टम्स। और अब इसमें से देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं। तो इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपका, एक तो यहाँ से बनेगा कि इसका कोजल ऑर्गेनिज्म क्या है, न्यूवोसिया इंडिका रहेगा। और किसने दिया था, मित्रा ने दिया था, 1931 में दिया था। और कहाँ दिया था, करनाल के अंदर खोजा गया था इसको, हरियाणा के अंदर। तो मेन मेन क्वेश्चन आपका जो है 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आएगा, वो यहीं से आता है। नेक्स्ट इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि जो बंट है, मतलब करनाल बंट है फील्ड के अंदर, तो उसमें से किस तरह की स्मेल आती है और किस वजह से आती है, ठीक है। तो ट्राइमिथाइल अमीन प्रोड्यूस करता है फंगस, उसकी वजह से आपको फील्ड के अंदर से स्मेल आती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि पूरा जो फील्ड है वो मतलब आपको आपसे फील्ड के अंदर जाया ही नहीं जाएगा स्मेल की वजह से, ठीक है। तो ये इसके मेन मेन जो सिम्टम्स हैं वो रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब इसमें देखेंगे, देखिए मैंने आपको बताया है सिम्टम्स के बारे में, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, इस इमेज में भी आप आराम से देख सकते हो। मैंने आपको बताया कि पूरा जो सीड है वो खराब नहीं होता है, उसका कोई भी एक जो पार्ट है वो सड़ता है, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो। और आपको कब पता चलेगा, जब आप हार्वेस्ट कर लेते हो सीड्स को, तब उसमें देखोगे कि कहीं कहीं कोई कोई सीड जो है वो इस तरह से खराब हुआ हुआ है, ठीक है। तो वो किसका सिम्टम रहेगा, करनाल बंट का। और कॉमन बंट में आपको पता है भी, कॉमन बंट अगर रहता है तो इस तरह से आपको सिम्टम देखने को मिलेंगे कि वो सीड है वो ज्यादा मतलब सीड का पोर्शन है वो सड़ जाता है, ठीक है। और अगर उसकी जो बाली रहती है वो इस तरह से रहेगी, उसमें मतलब मैंने आपको बताया कि पार्शियली इन्फेक्टेड रहती है, मतलब पूरी तरह से इन्फेक्टेड नहीं रहेगी, पार्शियली आपको देखने को मिलेगा, मतलब कहीं कहीं इसका इन्फेक्शन है वो आपको कहीं कहीं देखने को मिलता है। मतलब एक दाना यहाँ से जैसे खराब हो रहा है, एक दाना आप यहाँ से देख रहे हो, इस तरह से आपको कहीं कहीं बाली के अंदर देखने को मिलता है कि कहीं कहीं से ऐसे अब जो डिजीज है वो आ रही है, और कहीं कहीं जो दाना है वो खराब हो रहा है। तो एक नजर अगर आप बाली पे डालते हो तो वहां से आप पहचान नहीं पाते हो कि फील्ड में जो डिजीज है वो आई हुई है या नहीं आई हुई है, ठीक है। तो इसकी जो स्मेल निकलती है उसी से अपनी ज्यादा आइडिया लगता है कि जो फील्ड है वो इन्फेक्टेड है बंट की वजह से, ठीक है। तो ये इसके हो जाएंगे सिम्टम्स। नेक्स्ट देखिए, इसका जो डिजीज साइकिल है और मैनेजमेंट है वो करवाने को तो मैं आपको करवा दूं, बट वो आपके यूजी लेवल के लिए ज्यादा आपके इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आपके इसके अंदर सिम्टम्स और मैनेजमेंट ही कर लेना, क्योंकि इसमें से छोटे क्वेश्चन ही बनते हैं, मेजर डिजीज नहीं है, माइनर डिजीज है एक टाइप की, ठीक है। तो अगर अपने बाद में क्वेश्चन पेपर भी देख लेंगे, अगर इसमें पूछा गया तो फिर बाद में आपको करवा दूंगी, अभी के लिए अपने सिम्टम्स और मैनेजमेंट ही पढ़ेंगे इस डिजीज के अंदर, ठीक है। और एक और इसमें नोट कर लेना कि इस डिजीज को लगने के लिए जो फेवरेबल कंडीशंस होती है वो कितनी चाहिए रहती है। तो फेवरेबल कंडीशंस की अगर बात करें
यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फेवरेबल कंडीशंस, वो आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना कि इसको लगभग 19 से 23 डिग्री सेल्सियस तो इस टेम्परेचर होना चाहिए, 19 से 23 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी रहेगी, लगभग 70% तक इसको अगर फील्ड के अंदर रिलेटिव ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है तो ये डिजीज है वो इजीली लग जाएगी फील्ड के अंदर और फील्ड को खराब कर देती है। ठीक है, 70% तक रिलेटिव ह्यूमिडिटी और 19 से 23 डिग्री, 19 से 23 के बीच में जो टेम्परेचर है वो होना चाहिए। नेक्स्ट आता है कि फ्लोवरिंग के टाइम में अगर हल्की अगर बारिश हो जाती है फ्लोवरिंग टाइम में तो भी ये हल्का जैसे क्लाउडीनेस रहता है, जैसे बादल आए हुए रहते हैं, तो उस टाइम भी ये जो डिजीज है वो ज्यादा फैलती है। ठीक है, तो ये इसके हो जाएंगे जो फेवरेबल कंडीशंस है वो। ठीक है, नेक्स्ट अब इसमें देखिए कि मैनेजमेंट किस तरह से करेंगे फील्ड के अंदर। तो मैनेजमेंट की अगर बात आती है तो आपको पता है कि इसका जो सीड है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। ठीक है, और सीड की वजह से जो डिजीज है वो आगे फैलेगी। ठीक है, तो आप इसमें क्या करोगे एक तो एक चीज और देखना इसमें कि ये एयर, एक तो सोइल, सीड और एयर बोर्न डिजीज है। ठीक है, इसमें यहाँ पे लिख रही हूँ मैं कि ये सोइल, सीड और एयर बोर्न डिजीज है। क्योंकि सोइल बोर्न डिजीज क्यों है, क्योंकि इसके जो स्पोर्स हैं वो ऑफ सीजन के अंदर सोइल के अंदर पड़े रहते हैं, सोइल के अंदर पड़े रहेंगे और नेक्स्ट सीजन जैसे ही आता है तो सोइल से भी इसका इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, और दूसरा चीज क्या है कि ये सीड को भी बर्बाद कर रही है। ठीक है, सीड का भी पोर्शन इससे खराब हो रहा है। ठीक है, और इसके जो सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है, मतलब कि प्राइमरी इन्फेक्शन तो इन सबसे होगा और सेकेंडरी जो इन्फेक्शन होगा भी एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक स्पोर कैसे पहुंचेंगे, तो वो हवा द्वारा पहुंचते हैं। ठीक है, एयर के द्वारा। तो ये सोइल, सीड और एयर बोर्न डिजीज है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, क्योंकि जो मैनेजमेंट होता है अपने को अगर पता रहता है कि कौन से टाइप की ये डिजीज है तो उसी के अकॉर्डिंग अपने जो मैनेजमेंट लिखते हैं पूरा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आइडिया हो जाता है अपने को कि किस तरह से मैनेजमेंट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि जो हेल्दी सीड है उनका यूज करना चाहिए। ठीक है, और जो चीप मेथड आता है मतलब बिल्कुल चीप आप समझ सकते हो कि जो कि जिसमें ज्यादा मतलब पैसा भी इन्वेस्ट नहीं होता, वो कौन सा आपका मेथड रहता है, रेजिस्टेंट वेराइटीज यूज करना। ठीक है, अगर आपने रेजिस्टेंट वेराइटी फील्ड के अंदर यूज कर रखी है तो वहां पे डिजीज आएगी ही नहीं। ठीक है, और डिजीज को का कंट्रोल किया जा सकता है। तो रेजिस्टेंट वेराइटी कौन सी रहेगी, आपको पता है वीट की तो कॉमनली यही है, कोई कल्याण सोना होगी, HD 2012 होगी, तो ये कुछ रेजिस्टेंट वेराइटी है। ठीक है, और जो नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर है उनका प्रॉपर यूज करना चाहिए फील्ड के अंदर। अगर आप एक्सेस यूज कर देती हो तो मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर का एक्सेस यूज हो जाता है तो उससे क्या होगा कि वो प्लांट को एक तरह से सॉफ्ट बना देता है। ठीक है, जिससे जो डिजीज है वो इजीली अटैक कर पाती है प्लांट के ऊपर। तो ऑप्टिमम यूज करना चाहिए नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर का। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें कि जो इन्फेक्टेड हेड है, मतलब आपको पता चल गया कि ये बाली है वो इन्फेक्टेड है, तो उनको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए फील्ड से। ठीक है, इन्फेक्टेड हेड डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। ठीक है, उनको फील्ड से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दो ताकि उसका सेकेंडरी इन्फेक्शन नहीं हो पाए। भी जो प्लांट है वो तो खराब हो ही गया, अब सेकेंडरी अगर उसका इन्फेक्शन आगे दूसरे प्लांट पे हो जाएगा तो दूसरे प्लांट भी इससे बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्रॉप रोटेशन करना चाहिए फील्ड के अंदर, जिससे मतलब आपको पता है कि ये सोइल के द्वारा भी ये डिजीज है जो फैल रही है। ठीक है, तो अगर क्रॉप रोटेशन होगा, सेम वही क्रॉप अपने अगर नहीं लगाते हैं फील्ड के अंदर, तो क्या होता है कि जो स्पोर प्रेजेंट है सोइल में तो वो अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं कुछ टाइम बाद में। ठीक है, जब तक वो अपने नेक्स्ट क्रॉप जैसे उगाते हैं तब तक वो अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। नेक्स्ट है हॉट वाटर ट्रीटमेंट करना चाहिए। आपको कल भी बताया था स्मट में हॉट वाटर ट्रीटमेंट अपने कर रहे थे, तो किस तरह से करेंगे, सबसे पहले क्या लेंगे, सीड्स को लेंगे और उनको 4 से 5 घंटे के लिए, ठीक है, 4 to 5 आवर्स के लिए उसको ठंडे पानी में भिगो देते हैं। अब ठंडे पानी में क्यों भिगोएंगे वो भी आपको याद होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जो सीड जो जो फंगस है वो कहाँ पे सरवाइव कर रही है, सीड पोर्शन में, सीड के अंदर ही सरवाइव कर रही है। ठीक है, तो अगर आप उसको भिगो देते हो तो जो फंगस का जो माइसीलियम होता है, ठीक है, वो एक्टिव हो जाता है। ठीक है, और माइसीलियम जब एक्टिव हो जाएगा उसके बाद में अगर आप उसको 52 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, 52 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा और 10 मिनट के लिए आप उसको गर्म पानी में अगर डाल देते हो सीड्स को, तो क्या होता है फिर
जो सीड है, जो उसके अंदर माइसीलियम जो एक्टिव हुआ था वो गर्म पानी की वजह से, हीट की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा और वो आगे डिजीज नहीं फैला पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका हो गया हॉट वाटर ट्रीटमेंट। नेक्स्ट आता है इंटरक्रॉपिंग करनी चाहिए कौन कौन सी क्रॉप के साथ, ग्राम हो गया, लेंटिल हो गया, मसूर हो गया। ठीक है, तो इनके साथ में इसकी क्रॉप रोटेशन सॉरी इंटरक्रॉपिंग करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है केमिकल की अगर बात करें। ठीक है, तो फंजीसाइड इसमें आप कार्बेंडाजिम यूज कर सकते हो 0.1% के हिसाब से, कार्बोक्सिन और मैनकोजेब। ठीक है, तीनों टाइप के जो फंजीसाइड है आप इसको फील्ड के अंदर यूज कर सकते हो। इसको थोड़ा नोट कर लेना, ये मेंशन नहीं है स्लाइड में, कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब और कार्बोक्सिन। ठीक है, बाकी इसमें से क्वेश्चन जो है वो बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, छोटा क्वेश्चन ही पूछा जाता है इस डिजीज में से, बट फिर भी आप ध्यान रखना इन छोटी सी चीजों को। ठीक है, तो ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी जो करनाल बंट डिजीज है वो। ठीक है, तो नेक्स्ट डिजीज अपनी रहेगी कौन सी, फ्लैग स्मट। तो नेक्स्ट डिजीज को अभी देखेंगे। हाँ जी, तो ये देखिए फ्लैग स्मट, तो ये भी एक माइनर डिजीज है क्रॉप की, वेट की क्रॉप की, जो मतलब कहीं कहीं कभी कभी आपको देखने को मिलती है फ्लैग स्मट डिजीज। ठीक है, अगर मेजर डिजीज की बात करें तो कौन सी रहेगी, रस्ट और लूज स्मट आ जाएगी। ठीक है, उसमें माइनर में बंट और ये फ्लैग स्मट होगी। तो इसके अंदर देखेंगे, जैसे इसी इमेज से मैं बता देती हूँ आपको। सबसे पहले देखिए कि फ्लैग स्मट है क्या। फ्लैग का मतलब क्या होता है, आपको भी पता है, झंडा होता है। ठीक है, और फ्लैग स्मट में आपको किस तरह से देखने को मिलता है कि जो पत्ती है ना, जो प्लांट की जो पत्ती है वो इस तरह से पूरी तरह से मुड़ जाती है, और उसकी जो झंडा कैसे ऐसे फहराते हैं, अपने झंडा जैसे लगाते हैं तो वो कैसे फहरता हुआ रहता है। ठीक है, इस तरह से। तो उसी तरह से इसमें क्या होता है कि ये पत्ती है उसकी इस तरह से ट्विस्टिंग हो जाती है, मतलब वो कहीं कहीं से इस तरह से झंडे की तरह ऐसे मुड़ जाती है, और उसकी पूरी तरह से विदरिंग हो जाती है, वो पत्ती है वो जड़ जाती है। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोला गया है फ्लैग स्मट, मतलब जो पत्ती है वो झंडे की आकार की पूरी देखने में ऐसे लगता है जैसे कोई झंडा है वो फहराते हैं, उसकी कैसी स्ट्रक्चर रहती है सेम उसी तरह से इसकी स्ट्रक्चर हो जाती है। ठीक है, ये देख सकते हो आप इस इमेज में। तो यही है बस इसमें मेन, या इसका कोजल ऑर्गेनिज्म पूछेंगे या तो इसका सिम्टम्स पूछेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि वो होता किस वजह से है। ठीक है, तो इसका कोजल ऑर्गेनिज्म क्या रहेगा, यूरोसिस्टिस ट्रिटिसाई। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रख लेना, इसका कोजल ऑर्गेनिज्म ज्यादातर पूछ लेते हैं। नेक्स्ट आता है इसके सिम्टम्स। तो सिम्टम्स के अंदर अपने देखेंगे कि क्या क्या देखने को मिलता है। तो सिम्टम में देखिए, सबसे पहले इसके जो सिम्टम है वो कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट है इसका स्टेम हो गया, क्लम हो गया, लीव्स हो गई। ठीक है, और जो लेट सीडलिंग टू मेच्योरिटी जो स्टेज होती है, ठीक है, उस टाइम में इसके जो सिम्टम्स है वो ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है एक एक और चीज आती है इसमें, जो ये जो रोग है, ठीक है, इसके सिम्टम्स जो है वो जब तक मतलब कि जब तक नहीं दिखता है अपने को फील्ड के अंदर, जब तक कि बालियों के अंदर जो दाना है वो नहीं बन जाए। ठीक है, जिस टाइम बालियों के अंदर दाना बन जाता है उस टाइम ये जो डिजीज है वो ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है नेक्स्ट अभी इसमें देखेंगे कि जो The seedling infection leads to the twisting and drooping of the leaves. तो इसमें देखिए क्या हो जाता है कि जो सीडलिंग आपकी रहती है, ठीक है, जो सीडलिंग रहेगी मतलब जिस टाइम में अपने जो लगाई है को, उस टाइम में क्या रहता है कि जो पत्तियां हैं, ठीक है, जो सीडलिंग है उसकी क्या हो जाएगी, ट्विस्टिंग हो जाती है, वो कहीं कहीं से मुड़ जाती है और ड्रूपिंग हो जाएगी लीव्स की, मतलब जो पत्तियां हैं वो टूट के नीचे भी गिर जाती है और पत्तियां पूरी तरह से मुरझा जाती है। ठीक है, उसको बोलते हैं विदरिंग हो जाती है पत्तियों की। ठीक है, नेक्स्ट आता है ग्रे टू ग्रेइश ब्लैक सोराई अकर्स ऑन द लीफ ब्लेड एंड शीट। जो लीफ ब्लेड होती है और जो लीफ शीट रहती है उसके ऊपर आपको ब्लैक कलर की सोराई, सोराई मतलब तो समझ रहे हो आप, जो स्पोर्स होते हैं उनका एक ग्रुप जो रहता है उसी को बोलते हैं सोरी। ठीक है, तो उसके अंदर ग्रेइश और ब्लैक कलर की जो सोरी है वो देखने को मिलती है लीफ ब्लेड के ऊपर। तो मतलब कि जो लीफ है, ठीक है, तो वो उसके जो वो उसके जो मतलब लीफ की जो एपिडर्मिस है, ठीक है, उसके नीचे ही, एपिडर्मिस के नीचे ही इसके जो स्पोर्स हैं वो रहेंगे, वो बाहर नहीं आते हैं। ठीक है, और जैसे ही मतलब इसकी मैच्योरिटी स्टेज आती है उसके बाद में जो एपिडर्मिस है वो फटेगी और जो स्पोर्स है वो बाहर निकल के आएंगे। ठीक है, तो ये भी एक इसका सिम्टम रहेगा। नेक्स्ट है
द सोरस कंटेन ब्लैक पाउडरी मास ऑफ द स्पोर। ठीक है, जो सोरस रहते हैं मतलब कि जो ग्रुप रहेगा एक, ठीक है, जो कि एपिडर्मिस के नीचे जैसे रहता है, तो उसके अंदर किस तरह के स्पोर्स रहेंगे, ब्लैक कलर का पाउडरी मास भरा हुआ रहता है। ठीक है, नेक्स्ट अब इसमें देखिए, नेक्स्ट अभी इसमें देखिए कि इसका पैथोजन किस तरह का रहता है। तो एग्रीगेटेड स्पोर बॉल्स रहेंगे, मतलब छोटे छोटे उसमें स्पोर्स के छोटी छोटी ऐसी गोलियां सी रहती है। ठीक है, उसके अंदर 1 to 6 ब्राइट ग्लोबो शेप के अंदर, मतलब एकदम ब्राइट जो चमकीले ऐसे रखते, देखने में ऐसे चमकीले रहते हैं, ग्लोबो शेप उसकी रहेगी। और ब्राउन स्मूथ वाल्ड स्पोर्स, ठीक है, ब्राउन कलर के और स्मूथ होते हैं, थोड़े मतलब कोमल से होंगे, और स्पोर्स उसके अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये पैथोजन के बारे में हो गया। बाकी इतना पूछते नहीं है इस डिजीज में से पैथोजन के बारे में, इसमें सिर्फ सिम्टम इंपॉर्टेंट है आपका, और इसमें कोजल ऑर्गेनिज्म इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फेवरेबल कंडीशन। तो इसके अंदर फेवरेबल कंडीशन को कैसी कंडीशन होनी चाहिए, तो लगभग 18 से 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 65% या फिर इससे अगर ज्यादा है तो इन्फेक्शन इजीली हो जाता है फील्ड के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि इसका डिजीज साइकिल किस तरह का रहेगा। तो ये एक सोइल बोर्न डिजीज, सीड और सोइल बोर्न डिजीज है। ठीक है, सीड की अगर बात करें तो ये एक्सटर्नली सीड बोर्न डिजीज है, मतलब सीड का जो आउटर पार्ट है वो इससे ज्यादा इन्फेक्टेड रहता है। ठीक है, और अपने अगर स्मट की बात करें तो वो कौन सी डिजीज थी, ये इंटरनली सीड बोर्न डिजीज थी, मतलब कि सीड के जितने भी जो इंटरनल पार्ट्स थे उसको वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रही थी डिजीज। ठीक है, तो सीड ये कौन सी डिजीज रहेगी, एक्सटर्नली सीड बोर्न डिजीज रहेगी। ठीक है, स्मट स्पोर आर स्विएबल फॉर मोर देन 10 इयर्स। ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग अच्छा क्वेश्चन है, इसमें पूछ लिया जाता है कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के अंदर कि जो स्मट की स्पोर्स रहते हैं वो कितने टाइम तक जिंदा रहते हैं। ठीक है, तो वो लगभग 10 साल के लिए विएबल रहते हैं, और 10 साल तक वो पड़े रहते हैं। ठीक है, और जैसे उनको न्यू अपना होस्ट मिलता है तब वो जाके इन्फेक्शन करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट किस तरह की से करेंगे कि इसके सीड है उनको कार्बोक्सिन से इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए 2 ग्राम पर केजी के हिसाब से, और इसकी रेजिस्टेंट वेराइटी यूज करनी चाहिए। फील्ड के अंदर कौन सी रहेगी, पूसा 44 और WG 377। ठीक है, तो ये इसकी हो गई आपकी वीट की 2 डिजीज, कौन कौन सी, करनाल बंट और फ्लैक्स बंट, जो कि माइनर डिजीज थी जिनसे बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा इसको जल्दी आपका कंप्लीट किया है। तो अभी आप, थैंक यू वेरी मच। तो ये क्लास आपकी यहीं पे अपने खत्म करेंगे, और